My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing all 20 quantitative questions that appeared in SNAP examination on 8th of December, second shift. Start करते हैं. And if you have not already subscribed to the YouTube channel and you're liking the content, then make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. You can also message me on Telegram at ADITYAKT for any queries or concerns regarding your preparation. So first question is from Time and Work. Working together at their respective constant rates, A and B polish 88 square feet of copper sheet in 6 minutes. If A's rate of polishing is 3 by 5 that of B, how many minutes would it take A to polish 165 square feet of copper sheet? So A and B together can polish 88 square feet of sheet in 6 minutes. ठीक है. Also given that A's rate of polishing is 3 by 5 that of B, यानी कि A और B का एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, रेट का रेशियो क्या है, 3:5. सो जब साथ में काम करेंगे A प्लस B कितना वर्क करेंगे, 8 यूनिट्स, और हमें साथ में 6 मिनट्स का वर्क की वैल्यू गिवन है 88 स्क्वायर फीट. सो 8 यूनिट इज इक्वल टू 88 स्क्वायर फीट, विच इंप्लाइज कि A का वर्क कितना होगा 33 एंड B का होगा 55. A का वर्क होगा 33 स्क्वायर फीट इन 6 मिनट्स. 6 मिनट्स में A कैन कंप्लीट 33 स्क्वायर फीट वर्क. क्या ये क्लियर है? 3:5 का रेशियो है. 88 को हमने 3:5 में ब्रेक कर दिया. अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी मिनट्स वुड इट टेक A टू पॉलिश 165 स्क्वायर फीट ऑफ कॉपर शीट. तो 33 स्क्वायर फीट A पॉलिश कर रहा है 6 मिनट्स में, और 165 क्या है, 33 इंटू 5 है, तो 5 टाइम्स पॉलिश करना है, तो टाइम भी लगेगा 6 इंटू 5 विच इज 30 मिनट्स. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. क्या है क्लियर? इज दिस अप्रोच क्लियर? हमने क्या किया, क्योंकि A का रेट ऑफ पॉलिशिंग इज 3 by 5 दैट ऑफ B, तो A और B का एफिशिएंसी का रेशियो है 3:5. टोटल वर्क कर रहे हैं 88 स्क्वायर फीट इन 6 मिनट्स, तो 6 मिनट्स में 88 स्क्वायर फीट दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं, तो A अकेला करेगा 33, बिकॉज रेशियो आ जाएगा 3:5 का, 33 55 हो जाएगा. तो A 33 स्क्वायर फीट पॉलिश करेगा इन 6 मिनट्स. करना है 165 विच इज 5 टाइम्स ऑफ 33, यानी कि टाइम भी लगेगा 5 टाइम्स विच विल बी 30 मिनट्स इन टोटल. क्या क्लियर है? ठीक है. अदरवाइज तुम पर मिनट के हिसाब से निकालना चाहते हो तो वैसे भी कर लो, ये 3:5 हो रहा है. ठीक है, 3:5 हो रहा है. 6 मिनट्स में कर रहे हैं 88 स्क्वायर फीट, तो 1 मिनट में कितना करेंगे, पर मिनट करेंगे 88/6 स्क्वायर फीट पर मिनट. अब इसको ब्रेक कर लो 3:5 में, तो A का वर्क आ जाएगा हमारा 33/6 स्क्वायर फीट पर मिनट, और B का आ जाएगा 55/6 स्क्वायर फीट पर मिनट. बट क्वेश्चन हमसे क्योंकि A के लिए पूछ रहा है, तो आंसर आ जाएगा हमारा, A को करना है 165 स्क्वायर फीट और कर रहा है 1 मिनट में 33/6, तो टाइम टेकन बाई A will be 165 upon 33/6. So 5 into 6 answer will be 30 minutes. Okay. Next question. On a certain principle, compound interest and simple interest at a certain rate of interest for 2 years is rupees 16560 and rupees 14400. Find the principal and the rate of interest per annum. So principal तो सेम ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है. 2 ईयर्स में कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हो रहा है 16560 और सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है 14400. तो अगर 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट हमारा है 14400, तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 14400 डिवाइडेड बाई 2, विच विल बी 7200 रुपीज. और यही सेम हमारा फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा, तो फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा जाएगा 7200 रुपीज, और टोटल 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 16560. तो सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सेकंड ईयर, दिस विल बी 16560 minus 7200. So this will be 9360 रुपीज. और ये जो डिफरेंस आ रहा है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में 7200 फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है और सेकंड ईयर का है 9360. सो दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन द इंटरेस्ट, एंड दैट डिफरेंस इज ऑफ 2160 रुपीज. दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लगा है. सो 2160 रुपीज, this will be our percent of फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट विच इज 7200. ठीक है, कितना आ रहा है ये, दिस इज कमिंग आउट टू बी 72 से 3 टाइम्स जाएगा, ये 10 टाइम्स जाएगा, 3/10. सो आर परसेंट इज 3/10 विच इज इक्वल टू 30%.
सो रेट परसेंट तो आ गया हमारा 30%। ओके, और जो फर्स्ट ईयर का हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 7200, दिस मस्ट बी 30% ऑफ प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 7200 इंटू 10/3, सो दैट विल बी 24,000 रुपीज। प्रिंसिपल 24,000 रुपीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट 30%। ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्या ये क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 4 टू द पावर 6x स्क्वायर इंटू 25 टू द पावर y/2 इंटू 9 टू द पावर z टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? तो 4 टू द पावर 6x स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, यानी कि बेसिकली वी कैन से दैट 4 टू द पावर 6x स्क्वायर टू द पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाय 25 टू द पावर y/2 टू द पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाय 9 टू द पावर z टू द पावर 4 टू द पावर हाफ। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 4 टू द पावर 3x स्क्वायर इंटू 25 टू द पावर y/4 इंटू 9 टू द पावर z टू द पावर 4/2। बट ये तो ऑप्शन में डायरेक्टली कहीं पे गिवन नहीं है। सो 4 टू द पावर 3x स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर टू द पावर 3x स्क्वायर। ठीक है, या फिर दिस विल बी 2 टू द पावर 6x स्क्वायर, 2 स्क्वायर टू द पावर 3x स्क्वायर या फिर 2 टू द पावर 6x स्क्वायर। सिमिलरली 25 टू द पावर y/4 will also be equal to 5 square to the power y to the power 4, यानी कि 5 to the power 2 into y/4 which is y/2 multiplied by 3 to the power z to the power 4। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन हमारा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है, इनका कोई कॉम्बिनेशन भी आंसर हो सकता था। फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर 6x स्क्वायर लिखा होता और इंटू 25 टू द पावर y/4 लिखा होता, इंटू 9 टू द पावर z टू द पावर 4/2 लिखा होता, तो वो भी आंसर हो जाता। ठीक है, बिकॉज दीज टू वैल्यूज आर इररिप्लेसेबल, इनको आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, इनको इंटरचेंज कर सकते हो, दीज वैल्यूज कैन बी रिप्लेस्ड। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum of rupees 776 was divided among 300 boys and girls in such a way, total number हमारा boys and girls का 300 है, in such a way that each boy gets rupees 2.40 and each girl gets rupees 2.80, तो find the number of girls। तो boys और girls का, boys का कितना है एवरेज 2.40, गर्ल्स का है 2.80 और ओवरऑल एवरेज क्या आ रहा है 300 इन टोटल है और रुपीज 776 इज डिवाइडेड, सो एवरेज आ जाएगा हमारा 776 डिवाइडेड बाई 300। अब फ्रैक्शन से डील करना नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 300 से सारी वैल्यूज को एलिगेशन लगाने से पहले। ठीक है, 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बी 2.40 इंटू 300, 240 इंटू 3 720, 280 इंटू 3 दिस विल बी 840 एंड दिस विल बी 776। अब एलिगेशन लगा दो, 776 माइनस 720 दिस विल बी 56, 840 माइनस 776 40 प्लस 24 64, तो रेशियो आ गया 64:56 यानी कि 8:7। 8 प्लस 7 टोटल आ रहा है 15 यूनिट्स विच इज इक्वल टू 300, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 20, तो गर्ल्स हमारी हो जाएंगे 7 इंटू 20 140 गर्ल्स। ऑप्शन बी विल बी द आंसर, 140 गर्ल्स। ओके, next question. There are 3 different types of rice weighing 435 kilograms, 493 kilograms and 551 kilograms respectively. The rice is packed in bags such that no 2 types of rice are mixed. Find the least number of bags of equal sizes. Purpose हमारा क्या है, number of bags should be least, number of bags should be minimum. और अगर number of bags को minimum होना है तो size of bags should be maximum, तभी तो number of bags minimum होगा। और साइज मैक्सिमम चाहिए, यानी कि साइज शुड बी फैक्टर ऑफ 435 493 551, बिकॉज हम मिक्स तो कर नहीं रहे राइस इसको। ठीक है, तो HCF ऑफ 435 493 551 सारी वैल्यूज ऑड हैं और डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 58 का, 58 का डिफरेंस है और वैल्यूज ऑड है, यानी कि हमारा HCF आ जाएगा 29। एक बार चेक कर लेना 29 के मल्टीपल है कि नहीं है। 29 इंटू 15 इज 435। ठीक है, सो 435 आ रहा है 29 इंटू 15, 493 क्या होगा 29 इंटू 17 हो जाएगा, बिकॉज 58 ऐड कर रहे हैं, यहाँ 58 का डिफरेंस 29 इंटू 19 हो जाएगा, यानी कि 29 kg के बैग बनाएंगे हम सारे के सारे। सो एक बैग का साइज होगा 29 kg। नंबर ऑफ बैग्स कितने आएंगे 15 प्लस 17 प्लस 19, तो आंसर आ जाएगा 15 प्लस 17 प्लस 19, नंबर ऑफ बैग्स विल बी 51।
51 bags of 29 kg each. So answer will be option D. Okay. Next question. Cos 0 डिग्री इंटू cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री एंड सो ऑन टिल cos 150 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? cos 0 डिग्री होता है 1. अब जब भी कभी ऐसा कोई प्रोडक्ट हमारा है और हमें उसका आंसर फाइंड आउट करना है तो देयर मस्ट बी समथिंग इन बिटवीन. या तो कोई वैल्यू 0 हो रहा होगा, ठीक है, या फिर कुछ और कनेक्शन होगा. तो यहां पे हमारा क्या है, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0. और प्रोडक्ट में अगर एक वैल्यू 0 हो गया तो सबका सब पूरा प्रोडक्ट हमारा 0 हो जाएगा. सो cos 90 0 है, इसलिए पूरा प्रोडक्ट हमारा विल बी इक्वल टू 0 ओनली. कुछ भी और सोचने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है. अगर साइन होता तो साइन 0 ही 0 हो जाता. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. 5 6 16 57 244 1245. अ वेरी वेरी सिंपल सीरीज. अगर तुमने सीरीज पे सेशंस देखे होंगे मेरे, और जिस तरह से हमने अप्रोच किया है, जिस तरह से समझाया मैंने, अगर तुमने उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा तो ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ रहा होगा. तुमने किसी और के भी सेशंस देखे होंगे तो भी समझ में आ रहा होगा कि सीरीज में यहाँ पे पैटर्न क्या है. एडिशन वाला सीरीज तो नहीं दिख रहा है, बिकॉज देखो शुरुआत में जंप कैसा है, 5 से 6 पे गए, 6 से गए 16 पे, ऑलमोस्ट डबल है, 2.5 टाइम्स है. 16 से गए 57 पे, 3.5 टाइम्स है. 57 से गए 244 पे, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है. फिर 5 टाइम्स है, यानी कि प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन का कनेक्शन है कुछ. 5 6 16 57 244 एंड 1245. और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है. तो 5 से हम 6 में जा रहे हैं. दिस इज 5 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है. 6 से 16 में जा रहे हैं, क्या हो रहा है, 6 इंटू 2 12 प्लस 4. फिर 16 से 57 पे 16 इंटू 3 48 प्लस 9 40. और फिर 57 इंटू 4 कर दो, आ जाएगा 228 प्लस 16 इंटू 4 प्लस 16, यानी इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर. भाई दिस इज 1 स्क्वायर, दिस इज 2 स्क्वायर, दिस इज 3 स्क्वायर, दिस इज 4 स्क्वायर, जितना ऐड कर रहे हैं. नेक्स्ट आ जाएगा इंटू 5, सो दैट विल बी 1220 प्लस 25 इंटू 5 प्लस 25. तो क्लियर पैटर्न है. नेक्स्ट वैल्यू विल बी इंटू 6 प्लस 36. तो 1245 इंटू 6 दैट विल बी 7200 प्लस 270 7470 प्लस 36. So answer will be 7506. 7506 will be the answer, option C. क्या ये क्लियर है? ठीक है, ओके. और अगर सेशन एक बार चेकआउट नहीं किया तुमने सीरीज का, तो एक बार सीरीज अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना अपने एंड पे, बिकॉज मिनिमम एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, ठीक है. और कभी कभी क्वांट में क्वेश्चन आ जाता है, और साथ में एडिशनली अल्फाबेट अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेट बेस्ड या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हमारा LR में भी आया था. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. रुपीज 45,000 वर डिपॉजिटेड फॉर 4 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट was 6% per annum for the first year and it increases every year by 1%, then find the approximate amount at the end of 4 years. प्रिंसिपल है हमारा रुपीज 45,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ईयर 1 में है 6%, ईयर 2 में है 7%, ईयर 3 में है 8% और ईयर 4 में है 9%. ऑप्शंस है हमारे 60,000, 70,000, 80,000, 90,000. ऑप्शंस के बीच में सफिशिएंट गैप है, 10,000 का गैप है. और प्रिंसिपल हमारा जब रुपीज 45,000 है, 10,000 इज मोर देन 20%, ऑलमोस्ट 22% वैल्यू है. तो गैप हमारा 22% का है, सफिशिएंट गैप है. तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं. और एस्टिमेशन करने का बेस्ट अप्रोच क्या है, यहाँ पे एज्यूम कर लो कि ये सारा का सारा सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारा गैप सफिशिएंट है. तो प्रॉब्ली इसी से तुम्हें आंसर आइडेंटिफाई हो जाएगा. ठीक है, सो टोटल कितना आ रहा है हमारा, 6%, 7%, 8%, 9%. तो अगर सिंपल इंटरेस्ट होता है तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा 4 years का, 6 + 7 13 + 17 30%, 30% इन 4 years. ठीक है, उससे थोड़ा ज्यादा ही आएगा वैल्यू. 30% कितना आएगा हमारा 45,000 का, 10% इज 4,500, 30% इज 13,500. तो 45,000 प्लस 13,500 58,500 प्लस हमारा आंसर आएगा. ठीक है, रफली 33% के आसपास का वैल्यू आएगा. तो आंसर विल बी ऑप्शन सी क्लियरली. और कोई भी ऑप्शन है ही नहीं इसके आसपास. 58,500 से बड़ा वैल्यू होगा तो डेफिनेटली ऑप्शन सी आंसर होगा. ठीक है, क्या ये क्लियर है? अब और एग्जैक्ट हमें जाना होता अगर, तो क्या करते उस केस में, फिर सक्सेसिव इंक्रीजेस है, सक्सेसिव चेंज है, अल्टीमेटली आंसर क्या होगा हमारा, अमाउंट विल बी इक्वल टू 45,000
इंटू 1.06 इंटू 1.07 इंटू 1.08 इंटू 1.09, ये वैल्यू आएगा। लेकिन अब इसको कैलकुलेट करने थोड़ी बैठेंगे, ठीक है। तो सक्सेसिव चेंज देख लो, 6%, देन 7%, देन 8%, देन 9%, ठीक है। दो दो को एक साथ मैनेज कर लो। 6 और 7 का नेट चेंज क्या आएगा? 6 + 7 भाई, A% का अगर इंक्रीज हो रहा है और B% का इंक्रीज हो रहा है तो नेट इंक्रीज कितना आएगा हमारा? A + B + AB/100, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू आ जाएगा 6 + 7 + 6 × 7/100, दैट विल बी 13.42%। सिमिलरली 8 + 9 + 8 × 9/100, यानी कि दिस विल बी 17.72%, ठीक है। अब चाहो तो यहां पे अप्रोक्सीमेट करके इसको 13% और 18% कर सकते हो। अदरवाइज अब इन दोनों का सक्सेसिव कर लो। 13 + 17 हो गया 30, + 1 31%, ऑलमोस्ट 31.14%, बहुत प्रिसाइज करना है तो। और 13 × 17 आएगा हमारा 221, ठीक है, 221। बट क्योंकि थोड़ा सा उससे लार्जर वैल्यू है तो मान लेते हैं इसको 225/100, तो +2.25% रफली। तो ये वैल्यू हमारा आ रहा है 33.39%, ओके। यानी कि रफली हमारा 1/3 आ रहा है, और 1/3 के लिए 15,000 रहेगा। सो 45,000 + 15,000, दिस विल बी 15,000। 45,000 तो प्रिंसिपल है, तो आंसर आ जाएगा 60,000 अप्रोक्सीमेटली, ओके। क्लियर है? अब जितना हमें एक्यूरेट जाना है उतना एक्यूरेट जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट n be a least positive integer such that 168 is a factor of 1134 to the power n. If m is the least positive integer such that 1134 to the power n is a factor of 168 to the power m, then find value of m + n. Now this is a previous year question from CAT 2023. डिट्टो क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। और पता नहीं क्यों पूछा है इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज अगर तुमने क्वेश्चन देखा है तब तो ईजी है तुम्हारे लिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन टाइम लेगा, टाइम खाएगा, एग्जाम में स्किप करना पड़ेगा इसको, ये लास्ट के लिए रखोगे, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 168 इज अ फैक्टर ऑफ 1134 टू द पावर n। 168 एक फैक्टर है, तो सबसे पहले फैक्टराइज करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो 168 का। 168 इज बेसिकली 4 × 42 या 8 × 21, तो दिस विल बी 2³ × 3 to the power 1 × 7 to the power 1, और 1134 को फैक्टराइज करोगे, 1134 टू द पावर n है, दिस वैल्यू विल बी 2 का मल्टीपल है, 2 to the power 1 हो जाएगा। फिर बचेगा हमारा 567 जो कि 7 का मल्टीपल है, 7 × 81, तो 3 to the power 4 × 7 to the power 1। So basically this becomes 2 to the power n × 3 to the power 4n × 7 to the power n, and 168 एक फैक्टर है इसका, ठीक है। 168 इज फैक्टर ऑफ दिस, तो दिस वैल्यू इज अ फैक्टर। और अगर ये वैल्यू हमारा 168 फैक्टर है तो 168 में जो पावर्स है हमारी 2 की पावर्स, 3 की पावर्स और 7 की पावर्स, दोज मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू पावर्स ऑफ 2, 3 एंड 7 इन 1134। Isn't it so? Powers of 2, 3 and 7 in 168 should be less than or equal to powers of 2, 3 and 7 in 1134 to the power n respectively, ठीक है। So n should be greater than or equal to 3। अगर हम 2 की पावर्स को कंपेयर कराएं, 2³ है 168 में और यहां पे 2 to the power n है, तो n should be greater than or equal to 3। 3 to the power 4n और 3 to the power 1, यानी कि 4n should be greater than or equal to 1। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेटली n हमारा कितना भी छोटा वैल्यू होगा, क्योंकि n should be greater than or equal to 3, तो ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। और फिर 7 to the power n greater than or equal to 1, तो n greater than or equal to 3 वैल्यू आ जाएगा हमारा, यानी कि यहाँ से n का मिनिमम वैल्यू आएगा इक्वल टू 3। n का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू 3। क्या ये बात समझ में आता है? ठीक है, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या आ रहा है, 2 की पावर्स को कंपेयर करा है, n greater than or equal to 3 आया। अगर 3 की पावर को कंपेयर कराओगे तो आएगा 4n greater than or equal to 1, n greater than or equal to 1/4। जब 3 से बड़ा ले रहे हैं तो ऑब्वियसली 1/4 से तो बड़ा होगा ही। और थर्ड कंडीशन 7 की पावर से आएगा n greater than or equal to 1। तो तीनों कंडीशंस को मिलाने के बाद में हमें मिलेगा n greater than or equal to 3, यानी कि n का वैल्यू आ जाएगा 3। ओके, फिर सेकंड कंडीशन है हमारा m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 1134 टू द पावर n इज अ फैक्टर ऑफ 168 टू द पावर m। ठीक है, तो 1134 टू द पावर n, नाउ दिस टाइम which becomes 2 to the power 3, क्योंकि n ऑलरेडी हमारा 3 आ चुका है, 2 to the power 3 into 3 to the power 12 into 7 to the power 3, और नेक्स्ट वैल्यू हमारा 168 to the power m, जो कि हो जाएगा 2 to the power 3m
into 3 to the power m into 7 to the power m. Again, since this value 1134 to the power n, this is a factor. So all powers in 1134 to the power n should be less than n equal to 3 आ गया था हमारा ऑलरेडी, should be less than or equal to powers of 2, 3 and 7 in 168 to the power m. तो 3m should be greater than equal to 3, यानी कि m should be greater than equal to 1. 3 की पावर्स को कंपेयर करो, m should be greater than equal to 12. हाईएस्ट पावर तो 12 भी था हमारा, ठीक है. और फिर थर्ड कंडीशन आ रहा है m should be greater than equal to 3, यानी कि डेफिनेटली m should be greater than equal to 12, क्योंकि सबको इंक्लूड कर लोगे तो m should be greater than equal to 12, यानी कि m की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी हमारी इक्वल टू 12. n मिनिमम इज इक्वल टू 3, m मिनिमम इज इक्वल टू 12. तो n प्लस m का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, m प्लस n इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 12, बिकॉज एज सच हमारा n वॉज मिनिमम वैल्यू, तो n इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है. और m वॉज मिनिमम वैल्यू, तो m इक्वल टू 12 आ गया, m प्लस n आ गया 3 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 15. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. ओके, इज दैट क्लियर? क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है. और किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे डाउट रहता है अगर समझाने के बाद में भी, तो कमेंट में जरूर मेंशन करना कि सर यहाँ पे ये डाउट रह गया और ये चीज़ समझ में नहीं आई. कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी डाउट हो फर्क नहीं पड़ता, बट मेक श्योर कि वो डाउट रिजॉल्व कर लो अपना, ठीक है. और जो भी टॉपिक्स तुम्हारे रह गए हैं, जिन टॉपिक्स को तुम देख रहे हो कि एग्जाम में आ रहे हैं, रिकरिंग है, और तुमने उन टॉपिक्स को कवर अप नहीं किया, तो एक बार उनको फटाफट से रिवाइज कर लो बिफोर योर स्लॉट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन 2000 एंड 3000 विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 21, 24 एंड 28. हमें चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर. स्मॉलेस्ट नंबर 2000 3000 के बीच में, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 2000 के आसपास होना चाहिए, और एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 21, 24 एंड 28, ठीक है. तो 21 से डिविजिबल होना है, 24 से डिविजिबल होना है, और 28 से डिविजिबल होना है. ओके, तो एक तरीका तो ये, अगर हम कन्वेंशनली सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले तो एलसीएम निकालें इन वैल्यूज का, 21, 24 और 28 का, ठीक है. एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, 24 8 का मल्टीपल है, तो 8 इंटू 3, और 28 क्या है 7 इंटू 4, तो 8 इंटू 3 इंटू 7, 8 इंटू 7 56 इंटू 3 168 हमारा एलसीएम आ जाएगा. यानी कि हमारा जो नंबर होगा स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 168. स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 168. अब हमें चाहिए 2000 से बड़ा वैल्यू, तो 2000 से बड़ी वैल्यू के आसपास पहुंचते हैं, ठीक है. क्या करेंगे उसके लिए, मल्टीप्लाई कर दो 168 को 10 से, सबसे पहले तो वैल्यू आ गया हमारा 1680. अब इसमें 168 ऐड करोगे तब तो 2000 से छोटा नंबर रहेगा, तो ऐड कर दो 168 इंटू 2 विच इज 336. सो वैल्यू आ जाएगा हमारा 2016 एंड दिस विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर. ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा. 2016 विल बी द आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है. अगर इतनी भी मेहनत नहीं करना चाहते हो, जिसकी एग्जाम में एक्चुअल में जरूरत नहीं है, इतना भी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए. ऑप्शंस गिवन है हमको, ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस के हिसाब से हमें क्या समझ में आ रहा है, 21, 24 और 28 तीनों का हमारा मल्टीपल चाहिए, तीनों का मल्टीपल होना चाहिए नंबर, और अगर तीनों का मल्टीपल होना चाहिए नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3. पहली कंडीशन है डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए. 3 से डिविजिबल तो 2352 है, बट 2000 नहीं है, दिस कैन नॉट बी द आंसर, ठीक है. ये तो ऑब्वियसली आंसर नहीं होगा, ठीक है. 2016 हमारा 3 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल भी है, बिकॉज 2000 8 का मल्टीपल है, और 16 भी 8 का मल्टीपल है, तो 3 से डिविजिबल भी है, 8 से भी है, और 7 से भी है. 7 से है कि नहीं, 7 2 14 बचा 61 56, तो 7 का भी मल्टीपल है, 3 का 8 का 7 का तीनों का मल्टीपल है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 2016 क्लियरली, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए. तो सेटिस्फाई तो यहाँ पे 2352 भी करेगा तीनों कंडीशंस को, 3 8 और 7 तीनों का मल्टीपल है, बट स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है. दिस इज नॉट द स्मॉलेस्ट, ठीक है. वन ऑफ द नंबर्स है, स्मॉलेस्ट नहीं है. दैट इज वाई आंसर विल बी ऑप्शन सी एंड नॉट ऑप्शन ए. तो जल्दबाजी में कभी ये गलती नहीं कर देना है कि हमारा जैसे ही एक वैल्यू निकला तो हमें पता है कि जैसे 2016 निकल गया, तो इससे छोटा वैल्यू क्या होगा, 168 सेपरेट करके होगा. नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, 2016 प्लस 168, सो दैट विल बी 2184, और फिर नेक्स्ट वैल्यू आएगा प्लस 168 विच इज 2352, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, in a school if 100 students less had applied and 50 less selected, then ratio of selected to unselected students would have been 7:4. So how many students had applied if the ratio of selected to unselected students was 3:2?
एक स्कूल में 100 स्टूडेंट्स लेस हैड अप्लाइड और 50 लेस सेलेक्टेड होते, देन रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड स्टूडेंट्स वुड हैव बीन 7:4. सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड स्टूडेंट्स वाज 3:2. जब भी कभी इफ मेंशनड हो कि यूं होता तो क्या होता, तो जिंदगी में जैसे हम ख्याल बुनते हैं ना कि ऐसा होता तो ये हो जाता, ये होता तो वो हो जाता, और फिर वो ख्याल बुनते रहते हैं, ठीक है, और उनका कई बार कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं निकलता. तो वैसे ही है इफ वाला कहानी. इफ यानी कि अगर ऐसा होता, बट वो हुआ नहीं है. हुआ क्या है एक्चुअल में, वो डिफरेंट चीज है, ठीक है. तो इफ 100 स्टूडेंट्स लेस हैड अप्लाइड, एक्चुअल में कितने ने अप्लाई किया. क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड स्टूडेंट्स वाज 3:2. तो ये एक्चुअल कंडीशन है, दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड. और ये इफ वाली चीज है कि अगर ऐसा होता, ठीक है. सो सिलेक्टेड, अनसेलेक्टेड और टोटल अप्लाइड. तो सिलेक्टेड हमारे यहाँ 3 यूनिट्स, अनसेलेक्टेड है 2 यूनिट्स, और टोटल क्या हो जाएगा 3 + 2 5 यूनिट्स. ओके. फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ 100 स्टूडेंट्स लेस हैड अप्लाइड, तो अप्लाइड हमारा टोटल है -100, लेट्स से 5x मान लो, 3x मान लो, 2x मान लो. ओके. 100 स्टूडेंट्स लेस हैड अप्लाइड एंड 50 लेस वाज सेलेक्टेड, तो 3x - 50. अब अगर 100 लेस ने अप्लाई किया है, 50 लेस सेलेक्ट हुए हैं, तो हमारा बचा हुआ 50 कहां जाएगा. 100 लेस अप्लाई किया है, 50 लेस सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि अप्लाइड वाला क्या है, दिस इज टोटल ऑफ सेलेक्टेड प्लस अनसेलेक्टेड, ठीक है. तो हमारा अगर टोटल 100 लेस है, सेलेक्टेड वाले 50 लेस हैं, तो बचे हुए 50 लेस कहां पे होंगे, अनसेलेक्टेड में होंगे. और क्वेश्चन कह रहा है हमारा रेशियो आ रहा है आफ्टर दिस 7:4. तो बस सॉल्व कर लो इसको. तो 3x - 50 अपॉन 2x - 50, दिस इज इक्वल टू 7/4. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 12x 14x, 2x विल बी इक्वल टू 150. सो x इक्वल टू 75 आ जाएगा. और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड अप्लाइड, यानी कि 5x की वैल्यू पूछ रहा है. तो 5x हमारा इक्वल टू आ जाएगा 375. 5 × 75 यानी कि 375. 375 आ जाएगा. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. इज दैट क्लियर, ठीक है. अच्छा, ऐसे भी देख सकते थे इसको, सिलेक्टेड और अनसेलेक्टेड. रेशियो है इनिशियली 3:2, फाइनल रेशियो है 7:4. और डिफरेंस क्या आया हमारा, डिफरेंस आया दोनों में 50 का, ठीक है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 3 × 4 12 -14 यानी -2 यूनिट्स इक्वल टू हमारा है 7 × -50 -200 -350 और प्लस 200 यानी -150 के. तो -2 यूनिट्स हमारा -150 के बराबर, यानी 1 यूनिट हमारा बराबर हो गया 75 के. और हमेशा ये जो 1 यूनिट आएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, दिस विल बी फॉर इनिशियल वैल्यू. तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 75. टोटल हमारा है 5 यूनिट्स, तो 5 यूनिट्स आ जाएगा 5 × 75 यानी कि 375. तो यहाँ पे x वगैरह मान के सॉल्व करने के बजाय डायरेक्टली तुम्हारा आंसर आ जाएगा. अगर ये मेथड आता है तो ऐसे ही सॉल्व कर लो, मेथड नहीं आता है तो x वाले तरीके से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. इज दैट क्लियर. बाकी थर्ड मेथड जो उससे ही बेटर है, वो मेथड ये है हमारा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑप्शंस भी हमें गिवन है, ऑप्शन से इजीली क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक है, ठीक है. क्वेश्चन में क्या करें, 100 स्टूडेंट्स लेस हैड अप्लाइड, तो अगर 100 लेस ने अप्लाई किया होता, ठीक है, तो सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड का रेशियो क्या आ रहा है हमारा 7:4. 7:4. इफ 100 स्टूडेंट्स लेस हैड अप्लाइड, हमें क्वेश्चन में ऑप्शंस किसके दिए हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड अप्लाइड एक्चुअल कंडीशन में, ठीक है. तो ये जो वैल्यूज हमें दी हैं, इफ यू सब्ट्रैक्ट 100, अगर हम सारे के सारे ऑप्शंस में से सब्ट्रैक्ट कर दें 100, यानी 325 - 100, तो ये जो वैल्यू आ रहा है 225, दिस शुड बी मल्टीपल ऑफ 11, क्योंकि सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 7:4, बट टोटल तो अप्लाइड है ना. जब 100 लेस हो जा रहे हैं तो अप्लाइड -100 टोटल एज सच, ठीक है. तो ये वैल्यू आ रहा है 11 का मल्टीपल, यानी कि 225 शुड हैव बीन अ मल्टीपल ऑफ 11, बट ये तो है नहीं, यानी कि ये ऑप्शन ए कैन नॉट बी द आंसर, क्योंकि 100 सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो हमारा वैल्यू आ रहा है दैट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 11. अगर ये बात समझ में आ रहा है तो समझ लो, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर तरीका तो मैंने बता ही दिया, ठीक है. 375 - 100 करोगे, वैल्यू आ जाएगा 275, और ये मल्टीपल ऑफ 11 है, 25 × 11 है, दिस इज मल्टीपल ऑफ 11. तो ये आंसर हो सकता है, पॉसिबल है, उसको होल्ड पे रखो. 415 - 100, दिस विल बी 315, अगेन नॉट ए मल्टीपल ऑफ 11, ऑप्शन सी कैन नॉट बी द आंसर. 425 - 100, दिस विल बी 325, अगेन नॉट मल्टीपल ऑफ 11, दिस कैन नॉट बी द आंसर. डेफिनेटली ऑप्शन बी इज द आंसर. क्या ये समझ में आ रहा है, क्या ये क्लियर है, ठीक है. तो कई बार ऑप्शंस हमारा यूज करके अगर क्वेश्चन सॉल्व होता है तो सबसे पहले ऑप्शन से ही सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों ही अननेसेसरी प्रोसेस करोगे, ठीक है.
बट हमेशा ये जरूर चेकआउट कर लेना है कि ऑप्शन जो हमारा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो नवदीज नहीं था तो कोई टेंशन नहीं है, बट अगर नवदीज होता तो फिर हमें प्रॉपर सेटिस्फाई कराना होता 375 को कि वैल्यू जो हमारा है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारा 275 वैल्यू आ गया, ठीक है, अब इसको ब्रेक करते हैं। 275 को 11 यूनिट्स है हमारा, 275 के बराबर 1 यूनिट आ रहा है 25, यानी कि वैल्यू आ गया हमारा 25 इंटू 7, 175 सेलेक्टेड हो गए और 100 हो गए अनसेलेक्टेड। ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद में है, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू क्या होगा, +50 करोगे सेलेक्टेड में और +50 हमें करना पड़ेगा अनसेलेक्टेड में भी। तो दीज वैल्यूज विल बी 225 एंड 150 और रेशियो आ रहा है हमारा 3:2 का। तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि दिस मस्ट बी द आंसर। अगर नॉट दिस ऑप्शन गिवन होता तब हम ऐसे सॉल्व करते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Ritu wants to make a trapezium such that AB is parallel to CD, angle ABC and angle BAD are 90 degree and 45 degree respectively. Lengths of CD and BC is 5 cm and 4 cm respectively. Find the area of the trapezium. Area of the trapezium क्या होगा? Okay, so angle ABC and BAD, BAD 45 degree है, ए बी सी डी, और ए बी सी हमारा राइट एंगल है, ठीक है। सी डी इज 5 सेंटीमीटर, बी सी इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है, बी सी 4 सेंटीमीटर है। सो इफ यू ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट डी ऑन साइड ए बी, लेट अस से दिस पॉइंट इज पी, ठीक है। सो दिस एंगल इज 45, दिस इज ऑल्सो राइट एंगल, दिस एंगल इज ऑल्सो 45, और 45 45 90 वाले ट्रायंगल में क्या होता है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। सो दिस विल बी इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू 4, सो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 4, यानी कि AP हमारा इक्वल टू 4 आ जाएगा और BP हमारा इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब एरिया निकल जाएगा तुम्हारा। तो एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि 5 + 9 मल्टीप्लाइड बाई हाइट विच इज इक्वल टू 4, तो 14 इंटू 4/2 विच इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। 28 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर, ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A shopkeeper marks up 30% above the cost price and gives a discount of 15% on the marked price. Apart from this, he uses a faulty balance which reads 1 kilogram for 800 grams. Find his actual profit percentage. Actual profit percentage क्या होगा? ठीक है, तो रेशियो के मेथड से कर सकते हैं। फॉल्टी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला सेशन अगर तुमने चेकआउट नहीं किया है तो एक बार उसको देख लेना, वहाँ पे ऐसा हर तरह का वैरायटी हमने कवर अप किया है, तो अच्छे से बातें समझ में आ जाएगी। अगर ऑलरेडी तुम्हें चीज़ें समझ में आता है तो कोई फिर दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे मार्कअप करता है 30% से अबव द कॉस्ट प्राइस। CPSP का रेशियो क्या आ जाएगा, 10:13 आ जाएगा। अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 10 है, मार्कअप क्या है 3 का, तो मार्क प्राइस हो जाएगा 13। फिर डिस्काउंट देता है 15% का, 15% यानी कि 3/20, 3/20, 20 में 3 का डिस्काउंट दे रहा है, और डिस्काउंट दे रहा है यानी कि उसकी वजह से क्या होगा, हमारा CP शुड बी हायर और SP शुड बी, डिस्काउंट की वजह से फर्क क्या पड़ेगा, डिस्काउंट की वजह से लॉस हमारा होगा, प्रॉफिट थोड़ी होगा। तो डिस्काउंट की वजह से लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू लार्जर होगा और राइट हैंड साइड में स्मॉलर होगा, ठीक है। यानी कि 20 का आइटम 17 में दे रहा है, डिस्काउंट का इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो मार्कअप का इफेक्ट क्या होगा, फर्स्ट वाला केस, डिस्काउंट का इफेक्ट सेकंड वाला केस, और फिर 40 बैलेंस यूज कर रहा है जिसकी वजह से 1 kg विच रीड्स 1 kg फॉर 800 ग्राम्स, यानी कि वो वेट यूज कर रहा है 800 ग्राम्स बट रीड कर रहा है 1 किलोग्राम्स, और डेफिनेटली इसकी वजह से प्रॉफिट होगा उसको। तो 4:5, 800:1000, यानी कि 4:5 का रेशियो आएगा, ठीक है। 800:1 kg, कॉस्ट उसका होगा 800 ग्राम्स का और वो प्राइस ले रहा है 1 किलोग्राम्स का, तो 4:5 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। आप सिंप्लीफाई कर लो, 2 टाइम्स जाएगा। सो दिस विल बी 2 × 20 × 4, यानी कि 160, एंड दिस विल बी 13 × 17, 221। तो 160 का आइटम 221 में दे रहा है एक तरह से, तो प्रॉफिट हो रहा है 61 का। प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 61/160, ठीक है, 61/160। अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आ रहा है हमारा 6/16, 60/160 यानी 6/16, विच इज 3/8, 37.5% रफली, ठीक है। उससे थोड़ा ज्यादा ही आ रहा है, 1/160 यानी कि 0.625%। बेसिकली दिस इज 6/16 प्लस 1/160, तो प्लस 0.625%। अगर बहुत प्रिसाइज जाना है तो आंसर आ जाएगा 38.125%, ऑप्शन सी। ओके, ठीक है। 1/160, 1/16 तो पता ही है 6.25% होता है, तो उसका 1/10 होगा 0.625%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर। अब हमारा
लोअर रंग में वैल्यूज है, क्या है हमारा लोएस्ट रो में 5 3 6 4, और उससे ऊपर वाली रो में वैल्यूज है 5 देन 8, और फिर थर्ड वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी दिस वैल्यू। उससे ऊपर के रो में वैल्यूज है हमारी 30 एंड 102, और टॉप मोस्ट वैल्यू है 3050। तो वैल्यूज जिस तरह से इंक्रीज कर रही है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का यहाँ पे भी कनेक्शन होगा, ठीक है। बट इफ वी मल्टीप्लाई 30 एंड 102, तो वैल्यू क्या आता है 3060, विच इज वेरी क्लोज टू 3050। द ओनली डिफरेंस कि 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तब आएगा वैल्यू 3050। ओके, अब यही 30 के लिए ऑब्जर्व करें तो 30 के लिए वैल्यूज है हमारी 5 एंड 8। सो इफ यू मल्टीप्लाई 5 एंड 8, 5 इंटू 8 बिकम्स 40, और 40 में सब्ट्रैक्ट कर दो 10 तो रिजल्ट आ जाएगा 30। ओके, क्या ये सेम चीज फॉलो कर रहा है नीचे भी? एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। 5 इंटू 3 आएगा 15, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, 3 इंटू 6 आ जाएगा 18, 18 माइनस 10 दिस इज इक्वल टू 8, और 6 इंटू 4 आ जाएगा हमारा 24, 24 माइनस 10 शुड बी इक्वल टू 14, बट 8 इंटू 14 क्या आएगा? 8 इंटू 14 विल बी 112, एंड इफ यू सब्ट्रैक्ट 10 दिस विल बी 102। तो आंसर डेफिनेटली विल बी 14। दिस वैल्यू मस्ट बी 14, ऑप्शन बी विल बी द आंसर, ठीक है। ओके, next question. In a box there are 3 red marbles, 3 blue marbles and 7 green marbles. If 2 marbles are picked randomly, find the probability of picking 2 non-green marbles from the box. 2 marbles are picked randomly, find the probability of picking 2 non-green marbles. 3 तो हमारे red marbles हैं, 3 are blue marbles and 7 are green marbles, ठीक है। तो हमें पिक करने हैं 2 marbles randomly। टोटल केसेस कितने बनेंगे? probability will be equal to number of favorable events divided by number of total events। तो टोटल इवेंट्स हमारे क्या होंगे? कोई भी 2 मार्बल सेलेक्ट कर लो, टोटल कितने हैं? 7 + 3 + 3 13, 13 C2, और काम के केसेस क्या है? 2 नॉन ग्रीन मार्बल्स आर सेलेक्टेड, यानी कि 3 रेड और 3 ब्लू में से सेलेक्ट करो, यानी 6 C2, 6 C2 इज इक्वल टू 15, और 13 C2 आ जाएगा हमारा 13 इंटू 12/2, 6 बचा, 5 बचेगा, 5/13 इंटू 2, 5/26। दिस शुड बी द आंसर, ऑप्शन बी। Option B should be the answer, 5/26. Is that clear? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, हर एक क्वेश्चन को पॉज करके पहले अपने एंड पे सॉल्व करो, उसके बाद में देखो कि कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं उसको। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जहां से कि क्वेश्चन को हम इजी बनाते हैं अपने लिए, और उसी छोटी छोटी चीजों से हम क्वेश्चन को अपने लिए मुश्किल बना सकते हैं जब डेटा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, अ मैन्युफैक्चरर मेक्स 1500 आर्टिकल्स एट द कॉस्ट ऑफ 120 पैसा पर आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है 1500, पर आर्टिकल कॉस्ट है 120 पैसा। He fixed the selling price such that if only 1200 articles are sold, he makes 80% of profit on the outlay। outlay यानी कि टोटल कॉस्ट जो है, ठीक है। सो इफ ही सेल्स ओनली 1200 आर्टिकल्स, टोटल कॉस्ट कितना है? 1500 आर्टिकल्स का है, 1200 आर्टिकल्स को सेल करता है तो ही मेक्स 80% प्रॉफिट ऑन द आउटले। हाउएवर इफ 240 आर्टिकल्स गेट स्पॉइल्ड, यानी कि टोटल 1500 में से 240 स्पॉइल्ड हो गए, तो ही वाज एबल टू सेल द रिमेनिंग स्टॉक एट दिस प्राइस। जो प्राइस उसने फिक्स किया था उस प्राइस पे उसने रिमेनिंग स्टॉक को सेल कर दिया। तो फाइंड इज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज एज द परसेंट ऑफ टोटल आउटले, ठीक है। 1200 आर्टिकल्स को इफ ही सेल्स, he makes 80% प्रॉफिट, ठीक है। तो इफ CP इज इक्वल टू 100, 120 पैसा की एसेट में कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। CP अगर 100 होता तो प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है? 80 का प्रॉफिट हो रहा है, 80 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1200 आर्टिकल्स कितना हुआ हमारा? 180 हुआ। एक्चुअल वैल्यू क्या, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट जब 240 आर्टिकल्स हमारे खराब हो गए, स्पॉइल्ड हो गए, तो बचे कितने आर्टिकल्स हमारे? 1500 माइनस 240, सो 1260 आर्टिकल्स को ही सेलिंग। 1200 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस हमारा है 180, 1260 आर्टिकल्स का कितना होगा? दिस इज 5% मोर, 60 ज्यादा है, 5% ज्यादा है, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 180 प्लस 5%, ठीक है। 180 प्लस 5% यानी 189 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो, टोटल कॉस्ट प्राइस तो 100 ही रहेगा, सो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 89% का। ऑप्शन सी विल बी द आंसर, प्रॉफिट विल बी 89%। क्या ये क्लियर है? ठीक है। एक्चुअल वैल्यू क्या है उससे कतई भी आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर में जो इन्फॉर्मेशन दिया गिवन है उससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इज दैट क्लियर?
ठीक है, अदरवाइज तुम क्या करोगे, 1500 आर्टिकल से पहले तुम सीपी निकालोगे, तो सीपी हमारा आ जाएगा 1500 इंटू 1.2 विच इज 1800 रुपीज। फिर तुम निकालोगे सेलिंग प्राइस, बिकॉज हमारा 80% प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 1800, 80% प्रॉफिट यानी इंटू 9/5, 80% यानी 4/5, तो 9/5 इंटू 9/5 हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, 5 से 360 इंटू 9, तो 3240 रुपीज हो गया हमारा सेलिंग प्राइस फॉर 1200 आर्टिकल्स। अब फिर बाद में तुम्हारे 1260 आर्टिकल्स आए, फिर वहां से तुम सेलिंग प्राइस निकालोगे नई कंडीशन में, और फिर सीपी को डिवाइड करोगे, तो बहुत ज़्यादा हॉट पॉच अपना क्वेश्चन अननेसेसरली कॉम्प्लेक्स करोगे, जबकि इसकी कतई कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में हमें क्या करना है, 1200 आर्टिकल्स पे 80% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस शुड बी 180। ठीक है, 180 यूनिट्स है। अब यूनिट्स की वैल्यू क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, 240 आर्टिकल्स स्पॉइल हो जाएंगे तो 1260 आर्टिकल सेल करेगा, 1200 आर्टिकल्स ऑलरेडी सेल कर रहा था, 60 एक्स्ट्रा सेल कर रहा है, विच इज 5% ऑफ 1200, तो हमारा सेलिंग प्राइस जो होगा वो भी 5% से बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले 1200 का सेलिंग प्राइस था 180, तो 1260 क्या हो जाएगा 180 प्लस 9 यानी 189 हो जाएगा, और 100 हमारा सीपी है, तो 89 विल बी प्रॉफिट, 89% विल बी प्रॉफिट, बिकॉज 100 हमारा बेस है। ओके, ठीक है। Next question, there are 3 types of rice. The amount of rice is 435 kg, 493 kg and 551 kg respectively. The rice is packed such that no two types of rice are mixed. If the size of the packet is the largest and all packets have the same size, then what is the number of packets? Size of the packet is largest and all packets have the same size, तो number of packets क्या होगा? तो size of packet अगर largest है और all packets have the same size, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए highest common factor of these 3 values, 435, तभी तो पैकेट लार्जेस्ट होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 493 एंड 551। ठीक है, डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, डिफरेंस आ रहा है 58 का। ये क्वेश्चन किया है क्या अभी हमने थोड़ी देर पहले? ये दोबारा से कर रहे हैं क्वेश्चन? दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवेंथ, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, अब ये तो हो चुका है, ठीक है, ये तो हो चुका है। 17, Ram and Shyam are 10 kilometers apart. They both see a hot air balloon passing in the sky, making an angle of 60 degree and 30 degree respectively. What is the height at which the balloon could be flying? तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है बिटवीन राम एंड श्याम, दे बोथ सी अ हॉट एयर बैलून पासिंग इन द स्काई मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सो व्हाट इज द हाइट एट विच द बैलून कुड बी फ्लाइंग? अब यहाँ पे कुड बी फ्लाइंग, दो केसेस बनेंगे हमारे, दो केसेस बनेंगे, या तो बैलून हमारा राम और श्याम के बीच में हो, ठीक है, कि राम एक साइड से देख रहा है, श्याम दूसरे साइड से देख रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है बोथ आर सीइंग फ्रॉम द सेम साइड। ठीक है, बट एक चीज जो ऐसे क्वेश्चन में याद रखना है, जिससे कि क्वेश्चन का तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बट वो थोड़ा सा फर्क बहुत सफिशिएंट फर्क होगा। देखो जब भी 30 सेक्शन 90 वाला ट्रायंगल हो हमारा, वन एंगल इज 30, वन इज 60, वन इज 90, तो साइड्स का रेशियो क्या आएगा, 30 के सामने वाला साइड स्मॉलेस्ट होगा, दैट विल बी 1 यूनिट, 60 के सामने वाला साइड होगा √3 यूनिट्स, और 90 के सामने वाला साइड होगा 2 यूनिट, यानी कि साइड्स का रेशियो आ जाएगा 1:√3:2। ओके, अब दो केसेस बनेंगे हमारे, फर्स्ट केस विल बी व्हेन बोथ आर ऑन द ऑपोजिट साइड। ठीक है, सो
लेट अस से दिस इज द हाइट ऑफ द बैलून, ठीक है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है, और क्योंकि हमें हाइट ही फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पे 30 के सामने वाला साइड हमारा हाइट दिख रहा है एक ट्रायंगल में, और एक ट्रायंगल में 60 के सामने वाला साइड है, तो हम इंस्टेड ऑफ एज्यूम करने के हाइट इक्वल टू एच मान लें, हम मान लेते हैं हाइट हमारा इक्वल टू √3x है। और देयर इज अ रीजन हम इसको √3x मान रहे हैं, जो तुम अप्रिशिएट करोगे बाद में, जिसकी वजह से कैलकुलेशन तुम्हारा ईजी होगा, ठीक है। सो अगर कभी भी ऐसा केस आ रहा है जहाँ पे कि 30 के सामने वाला साइड हो रहा है एक साइड से, एक ट्रायंगल के लिए, और फॉर द अदर ट्रायंगल दैट साइड इज 60 डिग्री का सामने वाला साइड, तो हमेशा उस साइड को √3 टाइम्स समथिंग एज्यूम करो, ठीक है, क्योंकि वहां से हमारी वैल्यूज जो है वो इंटीजर में आएंगी हमेशा, ओके। और इससे तुम्हें ये भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस में भी तुम देख सकते हो कि ऑल वैल्यूज आर इन टर्म्स ऑफ √3, इजंट इट? 2√3, 3√3, 4√3, 5√3, क्लियर है? ओके, सो 30 के सामने वाला साइड आ रहा है हमारा √3, तो दिस वैल्यू, बेस वैल्यू क्या होगा, बिकॉज बेस वैल्यू हमारा 60 के सामने वाला साइड होगा इन दिस ट्रायंगल, so this will be √3x into √3, so √3 times √3x, which will be 3x. Similarly 60 के सामने वाला साइड है √3x in this triangle, तो 30 के सामने वाला साइड क्या होगा, √3x divided by √3, so this will be equal to x. टोटल डिस्टेंस हमारा आ गया इक्वल टू 4x, और 4x की वैल्यू है 10 किलोमीटर्स, यानी कि x हमारा आ गया 2.5 किलोमीटर, एंड हेंस हाइट विल बी इक्वल टू √3x है, यानी कि हाइट विल बी 2.5 √3 किलोमीटर्स, 2.5 √3 किलोमीटर्स, बट ये तो आंसर में ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो ये एक केस है हमारा। सेकंड केस देखते हैं आप। सेकंड केस में सेम साइड्स में ले लेते हैं दोनों को। फर्स्ट केस में राम और श्याम बोथ वर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द बैलून, ओके। सेकंड केस में सेम साइड में ले लेते हैं। So both are on the same side now. This is the balloon, and let us say this is Ram, this is Shyam. ठीक है, अच्छा तो उल्टा ले लो। आंसर में फर्क नहीं पड़ता, बट राम हमारा 60 डिग्री एंगल बना रहा था, तो ठीक है, यहाँ पे भी ऑपोजिट ही होगा। Okay, so this angle is 60 degrees, this angle is 30 degrees, and let us say this height is √3x. ठीक है, 60 के सामने वाला साइड हमारा √3x है, so this base will be equal to √3x, क्योंकि 30 के सामने वाला साइड होगा ये, this will be √3x by √3, यानी कि this will be equal to x. Similarly 30 के सामने वाला साइड है √3x, so this will be equal to 3x. This is 3x, this is x, तो distance between Ram and Shyam which is 10 kilometers, this will be equal to 2x, 3x minus x, और 2x इक्वल टू 10 किलोमीटर आ रहा है, यानी कि x इक्वल टू 5 आ गया, सो √3x दिस विल इक्वल टू 5 √3 किलोमीटर्स। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, 5 √3। क्या ये क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ रवि फॉर जनवरी टू जून इज ₹3200। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी, डेटा का कुछ इशू हो सकता है, आपने एंड पे कमेंट में मेंशन करना है कि क्या डेटा का इशू है यहाँ पे, ठीक है। क्या सच, क्योंकि कुछ डेटा मैंने फर्दर अपने एंड पे ऐड किया है, बिकॉज कंप्लीट डेटा मिला नहीं था, इनकम्प्लीट डेटा था, सो दैट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ रवि फॉर जनवरी टू जून इज ₹3200। ही स्पेंड ₹3000 इन जुलाई, ₹3600 इन अगस्त, ₹3900 इन सितंबर, एंड ₹4200 इन अक्टूबर। If his expenditure in November is 50% that of December, and his average monthly expenditure for the entire year is ₹3200, then find Ravi's expenditure in the month of November. तो टोटल हमारा जनवरी से जून तक का मंथली एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है? एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर इज ₹3200, एवरेज इज ₹3200, ठीक है। और ओवरऑल इंटायर ईयर का भी एक्सपेंडिचर का एवरेज आ रहा है हमारा ₹3200, ठीक है। जनवरी से जून तक का एवरेज है 3200 पर मंथ, और अगर इंटायर ईयर का भी 3200 है, तो फिर हमारा जुलाई से दिसंबर का भी यही सेम होगा। Isn't it so? क्योंकि जनवरी से जून का भी हमारा एवरेज के ओवरऑल ईयरली एवरेज के बराबर आ रहा है, तो जुलाई से दिसंबर का भी ईयरली एवरेज के ही बराबर होगा।
और फिर हमें मंथली डेटा दिया हुआ है, तो जुलाई से दिसंबर 6 मंथ्स है, 6 इंटू 3200 कितना हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा हमारा 19,200, आउट ऑफ विच जुलाई में हुआ है 3,000, अगस्त में हुआ है 3,600, सितंबर में 3,900 एंड अक्टूबर में 4,200. सो फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर दिस इज टोटल कितना आ रहा है, 4,200, 3,900, 8,100, 11,700, 14,700. सो बच कितना जा रहा है, 19,200 माइनस 14,700, यानी कि नवंबर प्लस दिसंबर एक्सपेंडिचर आ रहा है हमारा 4,500. और क्वेश्चन कह रहा है एक्सपेंडिचर इन नवंबर इज 50% दैट ऑफ दिसंबर, लेकिन नवंबर का एक्सपेंडिचर दिसंबर का कितना है, हाफ है, तो 1:2 का रेशियो, टोटल हमारा 3 यूनिट्स है, 3 यूनिट्स 4,500 है, यानी कि 1 यूनिट आ जाएगा हमारा इक्वल टू 1,500 रुपीज. नवंबर का एक्सपेंडिचर विल बी 1,500, ऑप्शन बी विल बी द आंसर. क्या ये क्लियर है, ऑप्शन बी विल बी द आंसर. ओके, ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट डीआई बेस्ड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19, बार ग्राफ बेस्ड डीआई, import export of 2018 to 2024, which year saw the lowest percentage fall in imports? So answer for this question was 2020. Answer for this question was 2020. अब एक क्वेश्चन रह गया, because this is all about these questions. एक क्वेश्चन मिस हो गया है कहीं ना कहीं पे, so कमेंट में मेंशन करना कि which was that question. So I will try to answer that as well. ठीक है, उसको भी आंसर कर देंगे कमेंट में, बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू फाइंड आउट ऑल द क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन फिर भी रह ही गया, और मिस कैलकुलेशन इसलिए भी हो गया बिकॉज ये बीच में एक क्वेश्चन 2 बार आ गया. चलो कोई नहीं. सो आई बिलीव कि सेशन में जो भी हमने डिस्कस किया वो समझ में होगा और सारे के सारे क्वेश्चंस तुम्हें क्लियर होंगे. कहीं भी कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट आउट दैट डाउट एंड अकॉर्डिंगली प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट स्लॉट, नेक्स्ट शिफ्ट. ठीक है, क्वेश्चन तुमने देख लिए होंगे दोनों शिफ्ट के, दोनों शिफ्ट में देख के एक एस्टिमेट लग गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल है, और कितने क्वेश्चन डुएबल हैं, और कौन से क्वेश्चन को हमें डेफिनेटली एग्जाम में स्किप करना है या फिर लास्ट के लिए रखना है. ठीक है, गलत क्वेश्चंस में स्टक कर जाओगे तो डेफिनेटली एग्जाम में वो बहुत हैम्पर करेगा, और स्नैप जैसे एग्जाम में जहाँ पे कि प्योर स्पीड बेस्ड है तो वहाँ पे डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत नुकसान करती है. तो कॉशियस रहना है अपनी शिफ्ट में आगे, और आई विल ट्राई टू अपलोड फ्यू सेशंस ऑन सिमिलर क्वेश्चंस. ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करेंगे और वहाँ पे फिर और भी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहेंगे. अगर सेशन पसंद आया तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन एज वेल, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना. साथ में इफ यू हैव एनी क्वेरीज और क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, you can always message me on Telegram at ADITYAKT. That's all for this session. Bye bye. Take care and keep learning.